हेलो प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो मैग्नेटिक्स की तीसरी वीडियो है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझे तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, और बाकी और किताब के अकॉर्डिंग समझे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चल रहा है। और आज ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्जेस, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जो पिछली वीडियो का एंड हुआ था वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे हुआ था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जब एक डाइपोल बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है। वो कैसे है? जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक करंट कैरिंग कॉइल, अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है बच्चों, इसमें क्लॉकवाइज करंट है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ करंट क्लॉकवाइज होने की वजह से, देखो करंट क्लॉकवाइज होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसी दूसरी कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ये ऐसे। ठीक है, अगर आप एक ही कॉइल को, मैं आपको शो करूं कि एक कॉइल है बच्चों, जैसे मेरे पास अभी कॉइल तो नहीं है, एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क है मेरे पास ये। अगर इसमें कॉइल करंट ऐसे जा रहा हो क्लॉकवाइज, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और मेरे अकॉर्डिंग वही करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई आपके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज है तो मेरे अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो एक ही कॉइल में एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे हम आगे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि जैसे एक मैग्नेट हो, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और इसके साउथ पोल में एंटर करता है। ठीक है, ऐसे नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ से एंटर कर रहा है। ठीक है, वो ऐसे देखो बच्चों, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रहा है। बिल्कुल ऐसी कॉइल अगर है ये, तो मैं इसको ऐसे बनाऊं अगर, और इसमें करंट ऐसे हुआ, तो अगर ऐसे हुआ यानी कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी इधर से और ऐसे घूम के वापस आएंगी। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? तो ये भी तो एक पोल बना है ना, डाइपोल नहीं बना बिल्कुल इसकी तरीके से। आप इसकी वजह ऐसे रख के देख लो यार, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी और ऐसे इधर दूसरी साइड से बाहर आएंगे, ऐसे देखो। तो इसका मतलब एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, दूसरी साइड से एंटर कर रहा है इसमें। तो एक साइड से ये नॉर्थ पोल हुआ और दूसरी साइड से साउथ पोल हुआ। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, जैसे यहाँ एंटर करता है तो ये साउथ पोल है, तो देखो ऐसे लिख के देखो, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो कुल मिला के हमें इतनी बात से समझ में आ गया कि एक करंट कैरिंग कॉइल एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। तो इसका स्पेसिफिकेशन, इसको मेजर कैसे करते हैं? तो एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट देखें तो n नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, A एरिया है, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए एरिया वेक्टर है। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे? अब देखो एरिया वेक्टर तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी, तो हमेशा याद रखना इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसी भी कॉइल की होती है जो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसके बहुत तरीके हैं भी कैलकुलेट करने के डायरेक्शन को, लेकिन सीधा समझ लो, जो जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा किसी कॉइल का, वही डायरेक्शन होगी एम की। तो देखो अगर मैं इस कॉइल की बात करूं तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है और करंट ऐसे है तो आउटवर्ड, तो एम भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, समझा बच्चों? जैसे याद करो, मैंने एक पिछली क्लास में बताया था कि किसी कॉइल की वजह से बहुत दूर अगर पॉइंट है तो मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। तो दोनों वेक्टर है, अगर मैं वेक्टर लगा दूं तो देखना डायरेक्शन मैच कर रही है नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैच कर लेते हैं। चलो अब हम वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यार ये x, ये y और ये z एक्सिस है। ठीक है, x को कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? I, ये j और ये k कैप। ठीक है, मानते हो बच्चों? तो यहाँ हमने कॉइल रखी है ऐसे, इसमें करंट ऐसे, रेडियस ए है, करंट आई है और सिंगल टर्न है, तो एन टर्न एक है। मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड ना, है ना?
तो अगर मैं इसको लिखूं m को वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न हो गया 1, एरिया है ना इनटू करंट, करंट आई है, एरिया, और डायरेक्शन क्या लिखोगे बच्चों, अंदर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस के कैप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मान लो स्क्वायर लूप है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, साइड है इसकी, तो बाहर की तरफ होगा ना इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, के कैप। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, करंट इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर और ये के कैप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कॉइल अगर इस प्लेन में हो, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, ये वाई है ना, वाई जेड प्लेन में कॉइल हो सर्कुलर ऐसे, समझ रहे हो बच्चों, ये ऐसे रखी हुई है, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे रखी हुई है, ये तो डिस्क है लेकिन कॉइल मान लो, तो इसका एरिया वेक्टर, इसका रेडियस है, तो अब मैं करंट ऐसे, तो अगर करंट ऐसे हुआ तो बताओ बच्चा, ये इधर नहीं जाएगा है ना, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया पाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी है ये, माइनस आई कैप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब एक बात और समझाता हूं आपको, देखो जैसे अब ये तो एक्स वाई प्लेन में फिक्स कर दिया आपने, बता दिया, लेकिन अगर इंक्लाइंड हो जाए किसी प्लेन से कॉइल फिर क्या करते हैं, तो यहाँ मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे कभी रेक्टेंगुलर कॉइल हो, स्क्वायर कॉइल हो, कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे इसकी साइड लिख ली हमने ए बी सी डी। ठीक है, और ये लेंथ एल मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ठीक है, समझो बच्चों, करंट इसमें कैसे है, मान लो ऐसे, तो अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप सीधे लिख सकते हो करंट इनटू एरिया, यानी कि एल इनटू बी, लेकिन डायरेक्शन कैसे मेंशन करें। ठीक है, तो फिलहाल तो आप कहोगे सर करंट इसमें ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ के कैप है, लेकिन कई बार ये इस तरीके से मिलेगा डायग्राम, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, और कॉइल ऐसे दिखा रखी होगी, थोड़ा सही से बनाता हूँ डायग्राम, देखो ऐसे दिखा रखी होगी, तब क्या करोगे, इंक्लाइन नहीं कर दी, मतलब ऐसे है ये, जैसे मतलब मैं इस तरीके से इस कॉइल को रख दूं, ठीक, तब क्या करेंगे बच्चों। तो इस केस में मतलब इसको आप मैं एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। जैसे मैं एक बुक ले लेता हूं, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया और ये एक्स वाई प्लेन है और एक प्लेन ऐसे बना दिया। ठीक है, तो उस केस में ये वाली कॉइल का प्लेन थोड़ा इंक्लाइंड हो गया ना, तो कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो बहुत तरीके हैं बच्चों, उनमें से एक तरीका ये भी है कि ऐसे केस में अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एम वेक्टर, तो करंट की डायरेक्शन देख लो, ये है ना, तो आई है ना क्लॉकवाइज, और किसी दो कोरोस्पोंडिंग साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक है, या इन दो का लेना है आपको, आई इंटू, देखो एरिया आ ही जाएगा इसमें, डायरेक्शन भी आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा बी सी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू, या आप कहते हो नहीं सर सी डी और ये करूंगा मैं, तो सी डी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग ही लेनी है डायरेक्शन, ये नहीं कि सी डी टू सी कर दिया, सी डी क्रॉस डी ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब मान लो मैं इसे करके दिखाता हूं आपको, ये क्वेश्चन मान लो ये एक्स वाई प्लेन में, पहले सिंपल केस करते हैं। ठीक है, और ये जेड है। ठीक है बच्चों, तो एम आई मान लो इसी से कर ले, तो ए बी कौन सी डायरेक्शन होती है, ए बी में, तो लेंथ तो हुई इसकी एल मैग्नीट्यूड, और कौन सी डायरेक्शन है बच्चों बताना, आई कैप, समझ रहे हो, एल इंटू आई कैप। ठीक है, क्रॉस बी सी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो उसका बी है ब्रेथ, और डायरेक्शन कौन सी है वो जे कैप। ठीक है, देखो आई एल बी और आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। और वैसे भी आप देखो अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो आउटवर्ड आ रहा है के कैप में, है ना, तो करंट इंटू एरिया इंटू के कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसकी यहां तो इतनी खास जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, ये आंसर आएगा। ठीक है, जैसे देखो
जैसे ऐसे हमने ये डायग्राम ले लिया, ठीक है। कॉइल जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके से रखी है, ठीक है, देख पा रहे हो बच्चों, ऐसे रखी है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको डायग्राम, ठीक। तो ये मतलब ऐसे एक्स वाई प्लेन में है, ये एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर की बजाय स्क्वायर कॉइल ले लेते हैं, थोड़ी इजी रहेगी कैलकुलेशन। आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है बच्चों। करंट इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे या ऐसे भेज देते हैं, मतलब कहीं भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका मैंने पॉइंट ओ मान लिया, ठीक है। इसको एम मतलब पॉइंट ओ और करंट आई, एन एम एन ओ पी है ना, पी लिख लेते हैं, ऐसे कोई भी पॉइंट हो सकता है। देखो बच्चों एक बात सोचो, पहले मुझे ये डायरेक्शन लिखनी है, तो अगर आप इस डायरेक्शन को देख रहे हो तो देखो ये आई कैप, अब भाई आपने इतना वेक्टर तो पढ़ा होगा, ये के कैप, ठीक है, ये 60 और ये वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा cos 60, एक होगा sin 60। तो अगर ये डायरेक्शन लिखनी है तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ m इस कॉइल के लिए करंट इनटू ये लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड, और इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होगी बच्चों इसकी a cos 60, ठीक है, a cos 60 है ना, इसका इधर ये कंपोनेंट, और इधर कितनी होगी ए नहीं, cos 60 ओनली, डायरेक्शन है ना केवल, cos 60 इंटू आई कैप। अगर आपको यूनिट वेक्टर नहीं लिखने आते तो इधर उधर वेक्टर की वीडियो दिख रही होगी प्लेलिस्ट में, देख लो बच्चों। तो cos 60 आई कैप प्लस sin 60 के कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, देखो लेंथ है a और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जे कैप में, ए जे कैप, ठीक है। तो देखो आई ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, है ना, सीक्वेंस से लेना था, ओ एम ओ एन, मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर आप कहो कि कैसे आया ये, आई इंटू, मैंने कहा था ना करंट के लॉन्ग ले लो कोई दो साइड, तो ओ एम क्रॉस एम एन, ठीक है, ये किया है मैंने, और एम एन को वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन मल्टीप्लाई करिए, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और cos 60 1/2 और आई क्रॉस जे के कैप और के क्रॉस जे आई कैप, और ये कितना होता है 1/√3 इंटू के क्रॉस जे है ना, आई जे के आई कैप, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आई ए स्क्वायर बाई 2 के कैप प्लस √3 आई कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड भी लिया जा सकता है, ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या था बच्चों, आपको पता है कि यार इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर आप इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन फाइंड कर लो आप यूनिट वेक्टर से, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब करंट इनटू एरिया और ये डायरेक्शन पता कर लो, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसे पता करोगे, ये एंगल पता कर लो, 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे रिजोल्व कर लो। तो ज़्यादा बेटर तरीका ये लगता है मुझे, ठीक है। अब देखो ऐसे ये एक सर्कल है पूरा, इसके इतने हिस्से में कॉइल रखी है बच्चों, देखो ऐसे, और ये अपने सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। इसमें करंट है बच्चों क्लॉकवाइज, ऐसे, बस इतना करंट है। ये सब तो मतलब सर्कल का हिस्सा दिखा रखा है आपको, रेडियस है इसका ए, ठीक है, ये जो सर्कल है ये रेडियस है, करंट बस इतने में, ठीक है। ये तार ऐसे है। तो ये आया हुआ है आईआईटी का क्वेश्चन कभी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ये हमने पढ़ रखा है, इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेंगे, इनवर्ड है, और वायर की वजह से पता कर लेंगे, वो आउटवर्ड, कट कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता करना है, तो देखो इतना एरिया पता करना है बच्चा, देखो कितनी सीधी सी बात है।
मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो आप, एम करंट इनटू, हमें इतना शेडेड एरिया पता करना है, तो पहले ये एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो आंसर आ जाएगा नहीं। तो शेडेड एरिया मतलब ये पूरा सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो देखो 120 और ये 3 पार्ट में टूट जाता है सर्कल, तो 120 120, तो ये 1/3 पार्ट है ना सर्कल का, तो इसका एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, करंट इनटू एरिया आ जाएगा ना। डायरेक्शन आपको देखना है, तो ये क्लॉकवाइज है, इनवर्ड है, तो के कैप लिख दो, सॉरी माइनस के कैप लिख दो, तो एम वेक्टर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखें, तो देखो ये ए, ये एंगल 60, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए कॉस 60, ठीक है, और ये लेंथ कितनी होगी, ए साइन 60, ठीक है, और ये कितना होगा, ए साइन 60, समझते बच्चों, ए साइन 60। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आई इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 2a साइन 60 इंटू हाइट a कॉस 60, ठीक है, इंटू माइनस के कैप, ये m वेक्टर आ गया, समझ रहे बच्चों। इस तरीके से ये हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अब कुछ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सुपरपोजिशन का क्वेश्चन कैसे होता है, देखो सुपरपोजिशन का क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, समझ रहे बच्चों डायग्राम। ये क्वेश्चन में कॉइल ऐसे दिखा रखी है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये 2 डायमेंशन सिस्टम हो गया, ठीक है, ऐसे ये लेंथ दे रखी है L और ये दे रखा है B, और ध्यान से देखो बच्चों, ये फिर B दे रखा है ना, थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया ये B और ये L, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट आई दे रखा है, ठीक है, पूरा ऐसे जा रहा है। तो देखो यहाँ क्या हुआ बच्चों, ये कुछ ऐसे हो गया, जैसे मैं एक बुक दिखाऊं आपको, ऐसे ये ना ऐसे 2 डायमेंशन हो गया, ये समझ रहे बच्चों, मतलब ये वाला हिस्सा हो गया YZ प्लेन में और ये वाला हिस्सा हो गया XY प्लेन में, है ना। ये अगर मैं इसे X कहूँ तो ये XY प्लेन है और ये कौन सा प्लेन है, YZ, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसमें तो यार ये दोनों ओपन है, तो ये सुपरपोजिशन है 2 कॉइल का। कैसे, देखो बच्चों ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ इसके बिल्कुल ऐसे एक कॉइल रख दूँ ऐसे, ठीक है, इसमें करंट कैसे होगा, आई जा रहा है, आई, ठीक है, और बिल्कुल इसके बराबर में एक दूसरी कॉइल रखूं ऐसे, यही वाली कॉइल ऐसे रख दूं जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, देखना यहां करंट अपोजिट हो गया ना, तो कैंसिल नहीं कर देगा एक दूसरे को, यानी कि ये जो डायग्राम था अभी जो पहले बना था वो इन 2 कॉइल का रिजल्टेंट है। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इस कॉइल का कैलकुलेट कर लेते हैं, रिजल्टेंट आ जाएगा नहीं, तो M इक्वल टू M1 प्लस M2, ठीक है, और M1 इसका क्या लिखा जाएगा, तो देखो I इंटू L इंटू B, और डायरेक्शन क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बिल्कुल नेगेटिव -J कैप में है, देख लो, कॉइल ऐसे रखी और करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, सॉरी क्लॉकवाइज हो, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा, तो J कैप प्लस इसका I
इंटू एल इंटू बी, है ना, माइनस आई कैप। समझ रहे हो बच्चों? इस वाली कॉयल का अगर कॉयल ऐसे रखी है तो उसका इनवर्ट ऐसे जाएगा, तो माइनस आई कैप, तो आई एल बी जे कैप माइनस आई कैप, बन गया सुपरपोजिशन दो कॉयल का। और रिजल्टेंट लिखना तो आपको पता है रिजल्टेंट लिखना √2 आ जाएगा, है ना, √1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √2, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, अब देखो इसी की बजाय अगर ऐसी कॉयल हो, ये 3D सिस्टम बनेगा बच्चों। मतलब इसके क्वेश्चन तभी खतरनाक होते हैं जब ये 3D होता है। ठीक है, देखो मैं एक क्यूबिकल शेप बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे क्यूब बनता ही है, लेकिन करंट इसमें ऐसे दिखा रखा है। देखो बच्चों कि यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। ठीक है, ये नहीं है, मतलब ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसे, और इसमें भी करंट नहीं है। समझ आ गया बच्चों? डायग्राम दिख रहा है? मतलब करंट अगर मैं इसे दूसरे कलर से बनाऊं तो ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। करंट की वैल्यू आई मान लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ। ठीक है, आप बना के देखो वीडियो रोक के। ये ए और इस क्यूबिकल शेप का एक हिस्सा दिख रहा है मुझे ये, तो क्या ये भी दो कॉइल का सुपरपोजिशन हो सकता है? बस करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे 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 ऐसे। बच्चों शेप को इमेजिन कर सकते हो? आपको डायग्राम समझ में आ रहा है ना ये? तो देखो अगर आप दो कॉइल सोचो, एक कॉइल यहाँ मान लो, ठीक है, और एक कॉइल यहाँ, ठीक, तो इतने हिस्से में करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना बच्चों? बोलो भाई, इतने हिस्से का करंट 0 नहीं हो गया? तो ये दो कॉइल का सुपरपोजिशन हो गया। ठीक है, इसमें करंट ऐसे, इसमें ऐसे। तो पहले मैं इसे M1 लिख लेता हूं, इस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका M2। तो रिजल्टेंट जो आएगा M1 प्लस M2। M1 कितना होगा? तो करंट इंटू ए स्क्वायर, और इसमें करंट ना इनवर्ड है, तो अंदर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस के कैप। ठीक है, प्लस इसमें देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा बच्चों। देख लो इस कॉइल का, भाई करंट ऐसे घूम रहा है, तो अगर ऐसे घूम रहा है तो डाउनवर्ड जाएगी नहीं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो आई इंटू ए स्क्वायर माइनस जे कैप। ठीक है, तो माइनस आई ए स्क्वायर के कैप प्लस जे कैप। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये इनवर्ड और ये डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है बच्चों, जैसे टू आर, ठीक है, ऐसे। ठीक है, रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है करंट वरेंट, तो डिजाइन है बस। ठीक है, ये करंट हमसे पूछा जा रहा है ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कैसे फाइंड करें? देखो आप ऐसे सोचो, भाई सीधा तरीका आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सुपर पोजिशन भी सोच सकते हो आप। देखो सुपर पोजिशन में क्या करो,
इसमें करंट आ ही जा रहा है ऐसे ये, ठीक है, सबसे ऐसे। अगर आप ऐसे सोचो कि एक सेमी सर्कुलर कॉइल मान ले से पूरी, क्वेश्चन ये था, मैं आगे जो बना रहा हूँ देखो, अभी तक ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का तरीका। इसमें करंट ऐसे है ना, और मैं यहाँ एक कॉइल रख दूँ ऐसे अपनी तरफ से, स्क्वायर कॉइल, देखना इसका क्या होगा बच्चों, करंट जीरो कर देगा ना यहाँ, बिल्कुल ऐसे। ये पूरी कॉइल मान लो, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे ऐसे, यहाँ करंट, ये पूरी स्क्वायर कॉइल में करंट ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। तो सोचो, यानी कि 4 तो हो गई है, तो m जो होगा 4m1 माइनस m2, m2 किसके लिए है, स्क्वायर के लिए, ठीक है। और ये कौन है, सेमी सर्कल, एक का कैलकुलेट करके देखो, सबका इनवर्ड है और इसका भी क्या होगा, इनवर्ड। भाई इनका इनवर्ड होगा, देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना सब में, तो सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनवर्ड, और इसका भी इनवर्ड होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज लिए ताकि इनके करंट को कैंसिल करे। तो देखो 4I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, रेडियस आर है ना इसका, और प्लस, माइनस नहीं करेंगे बच्चों, प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, प्लस 4 सुपरपोजिशन है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है ये क्लॉकवाइज इनवर्ड, प्लस 4 नहीं 2R का होल स्क्वायर पे इनटू करंट, ठीक है। तो ये m आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप के मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको सिखा दिए। इन्हीं से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं होता, डिजाइन बदलेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बात समझो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवॉल्विंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक कॉइल थी, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, चार्ज ड्रिफ्ट कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ऐसे ही सोचो, अगर कोई चार्ज घूमना शुरू कर दे अपने आप ही, तो वो भी तो एक कॉइल की तरह है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी स्पीड से घूम रहा है, तो इतनी फास्ट स्पीड से घूम रहा है कि अपने आप में पार्टिकल क्या है, वेव बन गया, तो इतना तेज घूम रहा है, तो एक कॉइल की तरह बन रहा है वो। तो कॉइल की तरह है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मूवेबल चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस है r, ठीक है, रेडियस r मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, कैपिटल R ही ले लेते हैं, और इसमें चार्ज को रिवॉल्व कराते हैं ऐसे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे, टेंजेंशियल स्पीड v मान लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है। तो घूमता हुआ चार्ज एक कॉइल की तरह काम करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, इक्विवेलेंट करंट, देखो बच्चों, तो स्मॉल आई इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट करंट होता है बच्चों चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या लिख सकते हो, देखो टाइम पीरियड को लिखने के 2 तरीके होते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या 2 पाई बाय ओमेगा, थीटा बाय ओमेगा, है ना, ओमेगा के टर्म में लिख सकते हो, तो मर्जी है हमारी। तो आई इक्विवेलेंट आ गया बच्चों, अगर मैं लिखूँ चार्ज अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर, है ना, और इंटू वी, ऐसे लिखा जाएगा ना, 2 पाई आर इंटू वी। और अगर ओमेगा के टर्म में लिखना है तो क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहीं पे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता करना चाहूँ, ठीक है, ये कॉइल की तरह है ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज, ठीक है, ऑफ चार्ज मतलब पता लग ही रहा है हमें। तो ये वेक्टर है, देखो बच्चों, इसको m, और अगर कुछ टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसे म्यू से लिखते हैं। भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और म्यू का सिंबल एक ही, मतलब नाम एक ही है, सिंबल m से लिखते हैं, कुछ बुक्स वाले म्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं m से लिख दिया मैंने इसको। मुझे बताओ बच्चों, वेक्टर डाल लेते हैं, ये घूम रहा है, तो कॉइल है, तो कॉइल का क्या होता है, करंट इंटू एरिया, है ना, इक्विवेलेंट करंट इंटू एरिया। इक्विवेलेंट करंट कितना है, बोलो बच्चों, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, m आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, इतना लिखा गया।
देखो बच्चों, मैं इसको m से ऊपर नीचे, इस चार्ज का कुछ मास भी होगा, मान लो m मास है, मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब m ऊपर भी है, नीचे भी कट जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करोगे खैर, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, इसे काटेंगे क्यों भाई। मुझे बताओ बच्चों, एम आर स्क्वायर क्या होगा? एम आर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना, बोलो Q इंटू आई अपॉन 2m। ठीक है, मुझे बताओ ये I इंटू ओमेगा क्या पढ़ा है आपने फिजिक्स में? I इंटू ओमेगा पढ़ा है एंगुलर मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा। याद है बच्चों, जैसे P इक्वल टू एम वी होता है ना, ऐसे L इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L इक्वल टू Q बाय 2m इंटू L, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्शन लगाना चाहते हो तो वेक्टर की फॉर्म में, तो ऐसे, जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वही क्या होगी, m की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे सोचो भाई, चार्ज जिस पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में घूमता है वो कॉइल के करंट की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, और L भी क्या होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, आउटवर्ड होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है पार्टिकल का। तो ये आ गया। अब यहाँ हम इसके मैग्नीट्यूड को, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड का जो m और L का जो रेशियो है बच्चों, वो आ जाता है Q बाई एम। ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बच्चों। थियोरेटिकल तो है ही, और क्वेश्चन जो जेई के नीट के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के, उनका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जब हम कभी पढ़ा करते थे तो हम बड़े इंटीग्रेशन करके सोल्व किया करते थे बड़े क्वेश्चन। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो बहुत ईजिली आंसर आ जाता है। तो देखो, इसको बोलते हैं बच्चों गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये क्वांटिटी है, फिक्स्ड है, ये रोटेशन पे डिपेंड कर रही है, इसलिए गायरोमैग्नेटिक बोला इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक? क्योंकि जो मैग्नेटिज्म होता है ना किसी मटेरियल के अंदर, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये कंसेप्ट है भाई। जैसे बार मैग्नेट है, उसके अंदर कहाँ वायर है, उसको करंट है, कोई चार्ज घूम रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम के मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में। तो उसका कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना, और कितने कौन है ये, Q बाई 2m। ठीक है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिक्स्ड है, मतलब इससे हमें पता लगता है कैसा ही चार्ज हो, किसी भी शेप में हो, जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो फिक्स रहता है Q बाई 2m। अब देखो, मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो ये बात पता लगी। अब हम धीरे धीरे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, देखो अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। देखो बच्चों, हमने लिखा m इक्वल टू, ठीक है, Q बाई 2m इंटू L। ठीक है, एज L इक्वल टू, ठीक है, L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आपको पता है बोर हाइपोथेसिस, आपने भी केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में थोड़ा लेट आता है ये। L होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, h को ऐसे कट करके, है ना, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। h इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 पाई एक नंबर है। ठीक है, तो देखो m इक्वल टू q, इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, q, है ना, माइनस ई, तो माइनस ई अपॉन 2m, और L की जगह n इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक, देखो m इक्वल टू आ गया n ई एच अपॉन 4 पाई m। क्लियर है बच्चों? हाँ, मुझे बताओ सबसे छोटा एटम बोर हाइड्रोजन एटम है, उसका सबसे छोटा ऑर्बिट क्या है, k शेल। तो बोर ने क्या करा रखा है, k शेल के अंदर जितनी भी क्वांटिटी होती है उनके आगे बोर वर्ड आ जाता है, बोर वेलोसिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में, तो बोर वेलोसिटी। ऐसे यहाँ एक वर्ड आया, अगर मैं n1 कर दूं, ठीक है, तो इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड, और मैग्नीट्यूड ले लिया बच्चों, माइनस को हटा दें,
इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और क्या है ये? इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of an electron inside ground state of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, समझाया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अगर आप इसको E की वैल्यू, H की वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, 4 पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.9। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है बच्चों म्यू m नोट आता है, m नोट, और इसका दूसरा सिंबल होता है म्यू नोट। ये आता है बच्चों 9.27 इंटू 10 की पावर -24। अच्छा देखो, है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मतलब ये ना मॉडर्न फिजिक्स की एक यूनिट है। इससे छोटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर इससे छोटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता एटॉमिक लेवल पे, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है ना, तो ये क्वांटिटी बन गई, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो बोर मैग्नेटॉन कहते हैं इसको। ठीक है, समझा बच्चों? तो बोर्ड में आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज बोर मैग्नेटॉन? तो इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली लिखेंगे हम। अब देखो, अब हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको डिफरेंट शेप की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिखाता हूँ। जैसे आपने रिवॉल्विंग चार्ज का पढ़ लिया। अब जैसे रिंग है, ठीक है, और ये x है, ये y है। आप देखो इस रिंग पे चार्ज है q, है ना, इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों। रेडियस है r, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। हमें पता करना है इसका मास है m। ठीक है, मास है m। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था अभी? m/l इक्वल टू q/2m, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको याद कर लो। ठीक है, अब कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखो m/l, तो m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कितना चार्ज है इस पे? q। ठीक है, l/2m, और l कितना होगा? तो रिंग के लिए पहला कंसेप्ट क्वेश्चन करा हमने रिंग के लिए। तो बताओ रिंग की मोमेंट I इंटू ओमेगा, और I क्या होता है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? mr²। ठीक है, अपॉन 2m। तो ये आ गया QR² ओमेगा/2। ठीक है, ये आ गया बच्चा, क्लियर? अब इसे करते हैं डिस्क के लिए अप्लाई। तो डिस्क में क्या होगा बच्चों? ऐसे पूरी डिस्क पे चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है। तो देखो यहाँ डिस्क लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क समझते हो? ऐसा कुछ होगी, जैसे ये डिस्क है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो आप, इसको ऐसे घुमा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है। तो देखो 2/m ऐसे लिखा, ये l इधर गया, q l की जगह I ओमेगा अपॉन m। ठीक है, जहाँ तक डिस्क में ना q ना देके सिग्मा दे देता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो सिग्मा इंटू πr² इंटू I कितना होता है? डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है बच्चों mr²/2। ध्यान देना, पता है ना, सेंटर के अबाउट जब घुमाते हैं डिस्क को, अपॉन 2m, m से m कट गया, ये आ गया सिग्मा पाई r की पावर ओमेगा अपॉन 4। ठीक है, q की जगह हमने सिग्मा इंटू ये, हाँ, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बजाय चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब चार्ज स्फीयर चार्ज सरफेस पे या वॉल्यूम में, तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम में है। ठीक है, तो देखो इस बार चार्ज स्फीयर है। ठीक है, इस पे पूरे पे चार्ज, पूरे वॉल्यूम में, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों? इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस r, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी होगी रो।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल ऐसे चलते हैं, ठीक है। Q, अब ये स्फेयर है। अब स्फेयर जब बोलते हैं ना, केवल स्फेयर बोला होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। अगर स्फेयर के साथ स्फेरिकल शेल बोला, होलो स्फेयर बोला, तो आप डिफ्रेंशिएट करो कि होलो है। अगर ओनली स्फेयर बोला है तो सॉलिड माना जाता है। तो L इक्वल टू आई ओमेगा 2/m, ठीक है। अब देखो Q कितना होगा, तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, 4/3πr3। I कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है भाई 2/3mr², सॉरी 2/5mr², कम होती है ना, हाँ, होलो की ज़्यादा होती है, इंटू ओमेगा अपॉन 2m, ठीक है बच्चों। 2m से 2m कट गया, और भाई और कुछ बचा नहीं, जो वैल्यू बची अब लिख दो, 4π/15 रो r⁵ इंटू ओमेगा, ठीक है। ये कुछ आंसर है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन बाकी तुम चेक करते रहना। हाँ, एक जैसे ये 2 कट गया था पूरा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोलमेंट फाइंड कर सकते हो किसी भी शेप का, ठीक है। तो जितने भी चार्ज तरीके के चार्ज होते हैं, सबके रिवॉल्विंग चार्ज के आपको मैग्नेटिक डायपोलमेंट बता दिए, और आपको समझ में भी आना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, तो उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे पहले मैं सिंपल केस की बात करूं कि ये कॉइल है, ठीक है, सॉरी कॉइल नहीं है, एक चार्ज है Q, ये रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, रेडियस है R। तो बताओ इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम ना, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, तो 2π इंटू अपॉन ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं। और समझ में आया बच्चों, I इक्वलेंट चार्ज ओमेगा बाय 2π। देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ये कॉइल है, कॉइल के इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो बच्चों देखो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कैसे बताएं भाई। तो आप सोचो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल क्या होती थी, μ0 I इक्वलेंट अपॉन 2r होती थी नहीं, तो बस I इक्वलेंट Q ओमेगा अपॉन 2, ये है 2r अपॉन 2π, है ना। तो कितना हो जाएगा, μ0 Q ओमेगा अपॉन 4πr, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी पर्टिकुलर रेडियस में, है ना, तो Q की जगह E लिख दो और रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट जो भी है मेंशन कर दो। ऐसे बहुत क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब देखो, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर इसकी बजाय एक चार्ज रिंग है, ऐसे घूम रही हो, ठीक है, चार्ज रिंग, ये है चार्ज रिंग, तो क्या करेंगे, तो बच्चों इस पे पूरे पे चार्ज होगा Q, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये Q सिंबल चाहे Q लिख लो, पूरी पे चार्ज Q फैला हुआ है, सेम आंसर होगा। एक रिंग घूम रही है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी में ऐसे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा O पे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए, आपसे वो पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप बताओ ये X और ये Y, ऐसे बच्चों देखो, ऐसे एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे, जो हम पढ़ के आए थे, ठीक है। और ये एक सर्कल में चार्ज घूम रहा है, अभी रिंग नहीं है, चार्ज घूम रहा है Q, ठीक है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये डिस्टेंस है x। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, कि कुछ ऐसे हो गया ना, कॉइल ऐसे कॉइल की तरह काम कर रहे हैं ना, और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कॉइल के, जो हमने कल डेरिवेशन पढ़ा था पिछली क्लास में। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों μ0 अपॉन 4π 2I इक्वलेंट
पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ठीक, ऐसे घूम रहा है ये, इस पूरे पे चार्ज है, ऐसे। ठीक, अब सोचो बच्चों, बस क्या करना है, आई इक्विवेलेंट लिखना है, म्यू नॉट टू आई इक्विवेलेंट कितना था, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो अकेला चार्ज था। ओ, अगर अकेला चार्ज था तो इस पे चार्ज ऐसे नहीं, मतलब अगर ये अकेला चार्ज कॉइल की तरह, अगर इसकी बजाय रिंग आ जाए जिस पे पूरे पे चार्ज फैला हो, मैंने थोड़ा पहले बोल दिया, इस पूरी रिंग की वजह से भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। ठीक है, समझाए बात, पूरी रिंग पे भी मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? देखो अब इसी क्वेश्चन को देखो, हम क्या करते हैं, डिस्क लेते हैं इसे। ठीक है, ये पॉइंट पी है, एक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट के ऐसे बनाया, रेडियस आ रहा है। ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज फैला है सिग्मा। ठीक है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और ये डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। क्लियर है बच्चों? अब देखो कैसे सॉल्व करें इसको। सोचो बच्चों, हमने अभी रिंग के लिए लिखा था, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक रिंग बना रहा हूँ ऐसे, और ये एलिमेंट लेना हम बहुत क्वेश्चन कर चुके बच्चों, ऐसे एलिमेंट लेने के इलेक्ट्रोसाइट्स में ये सब। तो मैंने स्मॉल आर और थिकनेस डी आर ली, तो इसका जो चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी क्यू और डी सिग्मा इंटू डी ए, और इसका एरिया बताया था आपको, कैंची से कट करो इस स्ट्रिप को और कट करके सीधा कर लो, तो सीधी लेंथ होती है इसकी 2 पाई आर और थिकनेस होती है डी आर, तो एरिया हो जाता है 2 पाई आर डी आर। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो बना रखी है, स्पेशली इंटीग्रेशन कैसे लिए जाते हैं एलिमेंट के, उसको देख सकते हो। तो डी क्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, डी क्यू पता लग गया। ये रिंग है, इसका रेडियस आर है। अभी मैंने लिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों, म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट, है ना, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो पढ़ा था, आई इक्विवेलेंट है, ये ऐसा रास्ता सा जो फैला हुआ है, आई इक्विवेलेंट। और आई इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों इसका, इसका तो डी आई इक्विवेलेंट होगा क्योंकि स्मॉल है, तो डी क्यू चार्ज अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा, भाई टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ डी क्यू, है ना, इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ लिखा जाए तो 2 पाई ये कट जाएगा ना, अगर यहाँ एक और एक्स्ट्रा 2 पाई लिख दूंगा। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो, अगर मैं इस एलिमेंट का, अगर इसको आप ऐसे घुमा रहे हो तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, डी बी, अगर उसका इंटीग्रेशन करते हो तो नेट आ जाएगा नहीं भाई, आप एक एलिमेंट की वजह से आ रहा है, सबकी वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसे घूम रहे हैं जब, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन, अब जो जो वेरिएबल है उसको बाहर रखा जाए, म्यू नॉट ओमेगा आर स्क्वायर, है ना, ओमेगा आर स्क्वायर, डी क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, वैल्यू देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा 2 पाई 4 पाई, और देखो ये अंदर बचा आर क्यूब डी आर, है ना, ये तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ बच्चों,
सबसे पहले आर यहाँ पे कितना हो। अच्छा ये आप मेडिकल के स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करना आपको, नीट के स्टूडेंट जो है। 0 से कैपिटल आर तक, भाई पहली रिंग यहाँ पे फिर ऐसे 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 बनती जाएंगे ना, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तो 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है। इस वैल्यू को आप लिख सकते हो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, ठीक है। और ये वैल्यू एक इंटीग्रेशन के बाद, आपको एक बड़ी सी कैलकुलेशन है, उसके बाद जो आएगी ये वैल्यू, ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कुछ समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मुझे याद ना हो टर्म, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्क की वजह से, और ये नीट के मेडिकल के स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। और इंजीनियरिंग में और भी मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं कि स्फेयर पे चार्ज आ जाए, जब हम एडवांस की प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ समझेंगे कि अगर स्फेयर पे चार्ज है और उसे घुमा दें तो उसके सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन। तो आज मैंने आपको जो सिखाया वो मैग्नेटिक डायपोलमेंट ऑफ डिफरेंट कॉयल, अलग अलग प्लेन में रखी हूँ, सुपर पोजिशन, रिवॉल्विंग चार्ज का मैग्नेटिक डायपोलमेंट और डिफरेंट शेप्स का, है ना, और एक बोर मैग्नेटॉन। और साथ में सिखाया कि अगर रिवॉल्विंग चार्ज है तो उनके मैग्नेटिक फील्ड कितने होते हैं। तो अगली क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, डिफरेंट शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।